सो ये वीडियो है फॉर क्लास 11 ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये जो मेरी पिछली वीडियो थी इसे मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी तक पढ़ाया था और ये उसका आगे का कंटिन्यूशन है ना। इमर्शन स्पेक्ट्रा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसके ये आगे का डिटेल है। इमर्शन स्पेक्ट्रा हम एटम्स का दिखाते हैं जो गैस फेस में हैं। ये लोग कभी भी कंटिन्यूस आपकी लाइट को नहीं इमिट करते, यानी आपको रेड टू वॉयलेट तक जितने भी वेवलेंथ हैं लाइट्स की, जो लाइट्स हैं जिनके अलग अलग वेवलेंथ हैं, वो उन्हें लगातार स्प्रेड नहीं करते, वो लगातार उन्हें इमिट नहीं करते। जबकि ये लोग जो अपने स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है उन्हीं की लाइट्स को वो इमिट करते हैं। आप जो स्पेक्ट्रम देखेंगे इन इमर्शन स्पेक्ट्रम ऑफ गैस का, गैस एटम्स का, तो आपको एक स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी। वो ब्राइट लाइंस एक्चुअली उन रेडिएशंस की वजह से बनती हैं जो वो अपने में से निकालते हैं। तो ये लोग सिर्फ जो स्पेसिफिक वेवलेंथ होती हैं उन्हीं की लाइट्स को एमिट करते हैं, और जिन लाइट्स को वो एमिट नहीं करते वहाँ पर आपको डार्क स्पेसेस नज़र आते हैं। तो ये है इमर्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स इन गैस फेस। नाउ कम लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आपको समझाया गया है बाल्मर ने। इन्होंने कहा, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में इन्होंने कहा कि अगर स्पेक्ट्रल लाइंस को हमें वेव नंबर में एक्सप्रेस करना पड़ा तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे। वेवलेंथ 109677 ब्रैकेट्स 1/2 स्क्वायर 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। हम वेव नंबर ले रहे हैं इसलिए सेंटीमीटर इनवर्स उसकी यूनिट है। यहाँ ये जो n है दैट कैन बी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये एक्सप्रेशन है जो बाल्मर के लिए इस्तेमाल होती है, और इस सीरीज़ को, ये जो आपको सीरीज़, जो इस फॉर्मूला से जो आपको सीरीज़ मिलेगी उसे बाल्मर सीरीज़ कहा जाता है। अब इस पूरी चीज़ को क्लियर समझते हैं। उससे पहले जॉनसन रिडबर्ग थे, इन्होंने कहा कि अगर हम सारी लाइंस जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होती हैं अगर हम उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। दैट फॉर्मूला इज़ wave number is equal to 109677 1/n1 square minus 1/n2 square सेंटीमीटर इनवर्स। ये एक तरह से मान लीजिए जर्नल फॉर्मूला है, और जो ये वैल्यू है 106977 सेंटीमीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। देखिए लाइंस जो होती हैं आपके अलग अलग N1, N2, N3, N4, ये जो है ये आप लोग की वो स्टेट्स हैं जहाँ पर लाइट वापस आती है। यानी ऊपर स्टेट से जब लाइट नीचे स्टेट्स पे जाती है तो देखा जाता है कि वो किस स्टेट पे आ रही हैं। यहाँ पर 5 तरह की सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। लाइमर, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड पीफन, ये आपको देखने को मिलेंगी। अब देखिए, अगर लाइन 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यहाँ से लाइट अगर n = 1 यानी फर्स्ट वन पे, यानी फर्स्ट पे आती है तो वो सीरीज़ कहलाएगी लाइमन। 2 पे 3, 4, 5, 6 कहीं से भी लाइन अगर 2 पे वापस आती है तो उसे बाल्मर कहा जाएगा। यानी अगर मैं 1 की बात कर रही हूँ तो लाइन इससे बड़े नंबर से वापस आनी चाहिए। मान लीजिए मैं 3 की बात कर रही हूँ तो बड़ा नंबर क्या हुआ, 4, 5, 6, 7। तो वहाँ से लाइट अगर 3 पे वापस आती है तो उस सीरीज़ को कहा जाएगा पाशन। n = 4 पे वापस आती है तो उस सीरीज़ को कहा जाएगा ब्रैकेट। इसी तरह अगर n = 5 पे वापस आती है तो उस सीरीज़ को कहा जाएगा पी-फन। तो आपकी लाइट हायर स्टेट से जब नीचे की तरफ वापस आती है तो वो किस स्टेट पे आती है। अगर वो फर्स्ट पे आ रही है तो उस सीरीज़ का नाम लाइमन होगा। अगर वो सेकंड पे आ रही है तो बाल्मर होगा, जिस सीरीज़ का पे आपने फॉर्मूला देखा था। थर्ड पे आ रही है पाशन, फोर्थ पे ब्रैकेट एंड फिफ्थ पे पीफन। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, n1 की वैल्यूज़ ये हैं एंड n2 की वैल्यूज़ उसके ग्रेटर होते हैं। अगर 1 है तो n2 विल बी ग्रेटर देन 1। अगर n1 2 है तो n2 क्या होगा,
greater than 2 and so on. लाइमैन की सीरीज़ की जो रीजन होता है वो यूवी में दिखता है. बाल्मर की सीरीज़ जो होती है वो जो लाइंस होती हैं वो विजिबल रीजन में दिखती हैं. पाशन के लिए, ब्रैकेट के लिए एंड पी फंड के लिए ये जो स्पेक्ट्रल रीजन होता है दैट इज़ आई आर होता है इंफ्रारेड. तो ये सीरीज़ है जिन सीरीज़ के ऊपर आपको ये फॉर्मूलाज दिए गए हैं. एक बाल्मर्स का सीरीज़ और एक रिडबर्न की इक्वेशन दी गई है. हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है एक्चुअली वो सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम होता है. जैसे जैसे एटम इससे ज़्यादा हैवी होने लगते हैं आपका स्पेक्ट्रम उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना शुरू कर देता है. नाउ कम्स बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. उसके पहले पॉस्टुलेट. पहला पॉस्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके आसपास घूमता है? न्यूक्लियस के आसपास घूमता है. और ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं जिनमें घूमते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें कहा जाता है ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स या अलाउड एनर्जी स्टेट्स. इन्हें ये नाम दिया जाता है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, उनकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती. थर्ड पॉइंट जो इसी के साथ है, अगर आप अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो आपका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वो अपने से हायर शेल में करेगा जंप. और कुछ देर बाद जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उसी एनर्जी को वो करेगा बाहर निकालेगा और वापस अपने स्टेट पे आ जाएगा. तो एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस स्टेट में है और ये उससे हाईएस्ट स्टेट है. ठीक है, आपने दिया एनर्जी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपने से हायर शेल में करेगा जंप. जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उतनी एनर्जी को वो वापस निकालेगा और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा. तो ये होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले शेल में जाना या ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना और एनर्जी जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसी को निकाल के वापस नीचे आना. नेक्स्ट इज बोहर फ्रीक्वेंसी रूल. देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा या डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू. आपके जो ऑर्बिट्स हैं मान लीजिए ये हैं आपके, ठीक है, इसकी एनर्जी E1 मान लीजिए, इसकी एनर्जी E2 मान लीजिए. तो दोनों ऑर्बिट्स के बीच में कितना एनर्जी का डिफरेंस होगा? दैट विल बी E2 माइनस E1. और इस डिफरेंस को मैं क्या लिख सकती हूँ? डेल्टा E. डेल्टा E मतलब चेंज इन एनर्जी. और ये कैसे निकालते हो आप? जो हायर स्टेट होता है उसकी एनर्जी माइनस जो आपका इनिशियल या लोअर स्टेट होता है, दोनों के एनर्जी को माइनस कर दीजिए, आपको दोनों के बीच का चेंज इन एनर्जी मिल जाएगा. अब डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू. डेल्टा E को हमने इस तरह स्प्लिट किया, इस H को नीचे ले आइए, आपको फ्रीक्वेंसी का इस तरीके से फॉर्मूला मिलेगा. और ये है जो एक्सप्रेशन है ये होती है बोहर फ्रीक्वेंसी रूल. नेक्स्ट कम एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, रेडियस इक्वल टू n h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट 2 पाई. n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है. इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जिनकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 पाई यानी जिनकी एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो इसके मल्टीपल की होगी, इसके इंटीग्रल मल्टीपल की होगी. वही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं. तो एक इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिनकी एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो इसके मल्टीपल में होगी, वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल की होगी. नाउ कम बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. ये कहता है कि हाइड्रोजन एटम की बहुत थ्योरी है. ये NS इक्वल टू 1 2 3 जो नंबर्स आप देख रहे हो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं जो नंबर्स हैं. अगर आप स्टेशनरी स्टेट्स होते हैं यानी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं
अगर ये ऑर्बिट्स आप कह सकते हो, अगर उन्हें आप नंबर करना चाहते हो तो पहले वाले स्टेट को फर्स्ट बोल दीजिए, सेकेंड वाले को 2 बोल दीजिए, थर्ड वाले को 3 बोल दीजिए, यानी आप ऑर्बिट्स को नंबर कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ये आपके ऑर्बिट्स हैं, तो फर्स्ट वाले को नंबर 1, सेकेंड वाले को नंबर 2, थर्ड वाले को नंबर 3 एंड सो ऑन। एक फॉर्मूला है, अगर आपको रेडियस निकालना है स्टेशनरी स्टेट का, दैट इज Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन में तो एक ही आपका ऑर्बिट होता है, तो n एक ही ऑर्बिट है ना, पहला ऑर्बिट है, और पहले ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ n की वैल्यू 1 लगाइए, ये हो जाएगा 52.9, तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 52.9 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 52.9 इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। ये आ गया हाइड्रोजन का रेडियस। नाउ एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी निकालोगे En माइनस RH 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू जो है वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, और यहाँ RH होता है रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी इतनी वैल्यू है 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 जूल। जो आपका ग्राउंड स्टेट होता है, एक्चुअली ग्राउंड स्टेट उसे माना जाता है जिसकी एनर्जी, जो आपका लोवेस्ट स्टेट होता है बिल्कुल, इसमें कहते हैं ना n इक्वल टू 1, जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसे ग्राउंड स्टेट मानते हैं। और उसकी एनर्जी कैसे निकालोगे? देखो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे आप। n है, अब मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ, तो e के लगाओगे 1, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास है, और यहाँ n की जगह दोबारा से लगाओगे 1, ये आपको मिल गई आपकी एनर्जी ऑफ लोवेस्ट स्टेट जो है आपका ग्राउंड स्टेट। ऐसे ही अगर आप सेकेंड के निकालना चाहते हो तो E2 RH की वैल्यू आपको पता है 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18, और n की वैल्यू आ जाएगी 2। नाउ अब एक दिमाग में चीज़ आती है कि यहाँ पर एनर्जी की जो फॉर्मूला है उसमें माइनस क्यों लगा है? अभी क्या का मतलब क्या है? देखिए, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी जो होती है इट इज़ लेस देन, किससे लेस देन? एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इससे एनर्जी उसकी कम होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। कितना दूर होता है? इन्फिनाइटली दूर होता है। और अगर मैं मैथ्स में देखूं तो इन्फिनाइटली मतलब n इक्वल टू एक तरह से इन्फिनिटी हो गया, तो एनर्जी ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0। तो अगर n इन्फिनिटी हो गया तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी डाल दें तो आपका 1/∞ क्या होता है? 0 ही होता है, तो एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा एनर्जी बढ़ेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी नेगेटिव, इसलिए आपकी एनर्जी में नेगेटिव साइन लिखा जाता है। अब जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ हैं जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, अब की हाइड्रोजन लाइक जैसे देखिए हीलियम में होते हैं एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। अब हीलियम प्लस कर दीजिए, तो प्लस का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो 2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 1। और 1 इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन में, तो ये हो गया हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। इनके लिए एनर्जी निकाली जाती है -2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 ब्रैकेट z होता है एटॉमिक नंबर, देन n दोनों का स्क्वायर, एंड इसकी जो यूनिट होगी एनर्जी दैट विल बी जूल, z का स्क्वायर एंड n का स्क्वायर। रेडियस होगा 52.9 n स्क्वायर, अगेन z इज एटॉमिक नंबर एंड इसकी यूनिट होगी पिकोमीटर। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं आप उनके वेलोसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन,
जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है इसके लिए कुछ फॉर्मूलास हैं जो मैं आपको और इलैबोरेट कर रही हूँ। देखिए, इसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला आपने पहले देख चुका था। अब देखिए वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर के लिए फॉर्मूला। अब फॉर्मूला है डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू, जो अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था। इस h को ले जाइए इसके नीचे। डेल्टा E का फॉर्मूला क्या था? आर एच अपॉन 1/n² माइनस 1/f²। मैंने n1 पहले में n1 और n2 बताया था, अब मैं n1 की जगह लिख रही हूँ I और 2 की जगह लिख रही हूँ f। f होता है फाइनल स्टेट और I होता है इनिशियल। इनिशियल यानी जहाँ से आप शुरुआत करते हो और फाइनल जहाँ पर आप पहुँचते हो। जैसे कि फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2, तो फ्रॉम वाला की फ्रॉम क्या ना, फ्रॉम n इक्वल टू 5, तो ये हो गया इनिशियल। और टू n इक्वल टू 2, अब 2 के बाद मैंने लिखा है n इक्वल टू मतलब 3 मान लीजिए, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे 2 में, तो लिख लीजिए 2n इक्वल टू 3, तो ये हो गया आपका इनिशियल, दैट इज nf इज इक्वल टू 3। इस तरह से। अब रिडबर्ग की वैल्यू थी, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो उसको उस वैल्यू को सॉल्व करके आपको मिला 3.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 1/n² माइनस 1/1f², और फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स होती है हर्ट्ज के अंदर। अब है वेव नंबर की बारी। अब वेव नंबर कैसे निकालोगे? फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दो c यानी स्पीड ऑफ लाइट के साथ, आपको वेव नंबर का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी क्या था? अभी भी देखा था, RH बाय h, और यहाँ c भी है तो ये c आ गया, और वैसा का वैसा फॉर्मूला RH बाय h की, इसका फॉर्मूला हमने इस चीज़ का जो है ना फॉर्मूला, इसकी जो वैल्यू लिखी थी, सॉल्व किया था, तो हमें क्या मिला था? 3.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, इसी को हम नीचे लिख रहे हैं। c की वैल्यू है h 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ये लिख दिया। वैसे का वैसा फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.09677 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, I इनिशियल, f फाइनल। अगर आपका स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन है तो कैसे पता लगा? अगर f की वैल्यू I से ज़्यादा हुई यानी NF इज ग्रेटर देन NI, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता है, और ऐसे में डेल्टा E की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, इसका मतलब एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करवाई है। इमर्शन स्पेक्ट्रम में NI की वैल्यू ज़्यादा होगी NF से, और डेल्टा E होगा नेगेटिव यानी एनर्जी होगी रिलीज। थैंक यू। अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।